आजकल हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान पानी की बोतल अंदर ले जाने पर जो पाबंदी है उसे ना एक बहुत ही आम नियम मान लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, हर कोई इसका आदी हो चुका है। सही कहा। जूते उतारना, बैग से लैपटॉप बाहर निकालना या बेल्ट हटाना, ये सब अब रोज़मर्रा के सफ़र का एक सामान्य हिस्सा लगता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि मतलब ये सामान्य से लगने वाली सुरक्षा प्रक्रिया दरअसल इतिहास के एक ऐसे दिन की देन है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? एकदम बदल दिया। वैसे देखा जाए तो इस एक दिन ने वैश्विक राजनीति और हर आम इंसान की आज़ादी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं और हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार ध्रुव राठी द्वारा बनाई गई एक बहुत ही गहन वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, 9/11 के नाम से जानती है। उस दिन की भयानक घटनाओं का सिर्फ ब्यौरा देना नहीं है। हाँ, सिर्फ समरी नहीं देनी है हमें। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे उस एक दिन ने हमारी निजता यानी प्राइवेसी, उसकी परिभाषा को ही मिटा दिया और पूरी दुनिया को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहाँ से वापसी शायद मुमकिन ही नहीं थी। सही बात है। और इस चर्चा में एक और महत्वपूर्ण परत जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि 9/11 जैसे विषय पर अक्सर सिर्फ भावनाओं के चश्मे से बात की जाती है ना। हाँ, लोग इमोशंस में बह जाते हैं। एकदम। तो आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र सिर्फ ये नहीं होगा कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि हम उन यंत्रिकाओं और कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो सब कैसे और क्यों हुआ, उसके पीछे की विचारधारा क्या थी। वही सबसे बड़ी बात है। और कैसे एक घटना ने दुनिया भर में ऐसे दूरगामी परिणाम पैदा किए जिनका असर आज 2 दशक बाद भी मतलब आम जनजीवन, सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर साफ देखा जा सकता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं, क्योंकि इस बदलाव की कहानी की शुरुआत उसी भयानक सुबह से होती है। 11 सितंबर 2001 की सुबह। एक ऐसी सुबह जो आम दिन जैसी ही शुरू हुई थी। बिल्कुल। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बॉस्टन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। इसे लॉस एंजलिस जाना था। विमान में कुल 52 लोग सवार थे। 52 लोग? हाँ। उड़ान भरने के महज 15 मिनट बाद ही ये पता चलता है कि यात्रियों के बीच बैठे 5 लोग दरअसल अपहरणकर्ता थे, यानी हाईजैकर्स थे। उन्होंने जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर विमान को अपने कब्जे में ले लिया। और इसमें सबसे खौफनाक बात यह थी कि इनमें से एक था 33 वर्षीय मिस्र का नागरिक मोहम्मद अत्ता, जो खुद एक ट्रेन्ड पायलट था। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। उसने विमान का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और उसे सीधा न्यूयॉर्क की शान माने जाने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया। और फिर सुबह 8:46 पर यह विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराया। उस वक्त जो तस्वीरें आई थी वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। एकदम। और उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल के दौरे पर थे। जब उन्हें पहली बार इस क्रैश की खबर दी गई तो उन्हें लगा कि ये बस एक भयानक हादसा है। उन्हें लगा होगा शायद पायलट को दिल का दौरा पड़ा होगा या कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी सच हो गई हो। इसीलिए शुरुआत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को भी यही लगा कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है। और देखिए, इस शुरुआती अविश्वास का कारण भी बहुत स्पष्ट था। उस समय तक किसी ने भी ये कल्पना ही नहीं की थी कि पूरी तरह से ईंधन से भरे एक भारी कमर्शियल विमान को मतलब एक गाइडेड मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोच के ही बाहर था उस दौर में। बिल्कुल। लेकिन वो दुर्घटना का भ्रम बहुत ही कम समय के लिए टिका। पहले क्रैश के ठीक 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175, जिसे 5 अन्य हाईजैकर्स ने कब्जे में ले लिया था, वो सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से आ टकराई। ये दूसरा क्रैश था। हाँ, और इस दूसरे क्रैश ने पूरी दुनिया के सामने ये शीशे की तरह साफ कर दिया कि ये कोई तकनीकी खराबी या नेविगेशन की गलती नहीं है। ये अमेरिका पर एक सीधा, बहुआयामी और सुनियोजित हमला था। सच में सब कुछ बदल गया उस एक पल में। पर यहाँ एक सवाल अक्सर उठता है कि आखिर वे हाईजैकर्स हथियारों के साथ विमान में घुसे कैसे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। 2001 से पहले हवाई अड्डों की सुरक्षा आज के मुकाबले बहुत अलग थी। बहुत लूज थी, है ना? एकदम। उस समय 4 इंच से छोटे चाकू या बॉक्स कटर्स को विमान में ले जाना पूरी तरह से वैध था, यानी लीगल था। सुरक्षा जांच बहुत ढीली थी। मतलब कोई भी छोटा चाकू आराम से ले जा सकता था। हाँ,
और इसी व्यवस्थागत खामी का फायदा उठाकर उन्होंने उन छोटे हथियारों के दम पर क्रू और यात्रियों को डराया और विमानों पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद तो जैसे पूरा देश एक अभूतपूर्व दहशत के साये में घिर गया। सुबह 9:37 पर तीसरी हाईजैक की गई फ्लाइट, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77, वॉशिंगटन डीसी के बाहरी इलाके में स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय यानी पेंटागन, उससे टकरा गई। पेंटागन पर हमला होना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। एक ही सुबह में अमेरिका की आर्थिक ताकत मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सैन्य ताकत पेंटागन, दोनों के प्रतीकों पर सीधा हमला किया गया। इसके तुरंत बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे अमेरिकी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। हाँ, हवा में मौजूद सभी विमानों को तुरंत नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन अभी भी एक और विमान हवा में था, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। और फ्लाइट 93 का घटनाक्रम एक बहुत ही दर्दनाक त्रासदी होने के साथ साथ न एक अभूतपूर्व मानवीय साहस की भी मिसाल है। वो कैसे? जब इस विमान का अपहरण हुआ तो कुछ यात्रियों ने अपने फोन चालू कर लिए थे। उन्हें अपने परिवार वालों के जरिए पता चल चुका था कि न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में क्या तबाही मच चुकी है। उन्हें पहले ही खबर लग गई थी। हाँ, वो समझ गए थे कि उनका विमान भी किसी बड़ी राजनीतिक इमारत, शायद व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल, उससे टकराने के लिए हाईजैक किया गया है। अब उनके पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करें, सही कहा, और जमीन पर हजारों और लोगों को मरने दें, या फिर उन अपहरणकर्ताओं का खाली हाथ सामना करें। और उन्होंने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। आम नागरिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन हाईजैकर्स पर पलटवार किया। विमान के अंदर भारी संघर्ष हुआ। ये सोचना भी कितना डरावना लगता है। बहुत ज्यादा। हालांकि कॉकपिट के अंदर आखिर में क्या हुआ ये आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन यात्रियों की बहादुरी का सीधा नतीजा ये निकला कि वो विमान अपने असली लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वेनिया के एक खाली मैदान में क्रैश हो गया। उन्होंने अपनी जान देकर अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों को बचा लिया। सच में। लेकिन न्यूयॉर्क में तबाही का मंजर अभी बाकी था। सुबह 9:57 पर साउथ टावर भरभरा कर गिर गया और 10:28 पर नॉर्थ टावर भी ढह गया। इस पूरे हमले में 3000 से अधिक बेगुनाह लोगों की मौत हुई और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतने कम समय में इतनी सटीकता के साथ इतनी बड़ी तबाही आधुनिक इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर अक्सर विश्लेषक चर्चा करते हैं, और वो है उस अप्रत्याशित संकट के समय में राष्ट्रीय नेतृत्व की पहली प्रतिक्रिया। हाँ, और ये बिंदु डॉक्यूमेंट्री में बहुत प्रमुखता से उठाया गया है। जब दूसरा विमान साउथ टावर से टकराया तब राष्ट्रपति बुश फ्लोरिडा के उस स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ द पेट गोट नाम की किताब पढ़ने के एक सेशन में बैठे थे। हाँ, वो वीडियो फुटेज काफी मशहूर है। बिल्कुल। तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड उनके पास आए और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अमेरिका पर हमला हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही आलोचनात्मक सवाल उठता है। जब देश पर इतना भयानक हमला हो रहा था तब राष्ट्रपति अगले 7 मिनट तक उसी क्लासरूम में बच्चों के साथ किताब पढ़ते रहे, बैठे रहे। उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। ये बहुत अजीब लगता है देखने में, है ना? तो क्या ये इतने बड़े सदमे का असर था कि दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर फ्रीज हो गया, या फिर स्थिति की गंभीरता को समझने में हुई एक बहुत बड़ी रणनीतिक देरी थी? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक स्थिति थी जिसका विश्लेषण आज भी किया जाता है। आलोचकों का स्पष्ट मानना है कि उन्हें तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर कमान संभाल लेनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, देश पर हमला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों और कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि वो बच्चों के सामने या मीडिया के कैमरों के सामने पैनिक नहीं करना चाहते थे, ताकि देश में अफरा तफरी ना मचे, और शायद वे स्थिति की पूरी जानकारी का इंतजार कर रहे थे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। कारण जो भी हो, वे 7 मिनट इतिहास में हमेशा के लिए एक विवादित पन्ने की तरह दर्ज हो गए। खैर, इस प्रारंभिक झटके के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह हमला किया किसने और क्यों। सही सवाल। जल्द ही जांच एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया कि इसके पीछे आतंकवादी संगठन अल-कायदा का हाथ था। 9/11 कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे हमले का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट यानी मुख्य वास्तुकार खालिद शेख मोहम्मद था, जो 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्ब विस्फोट में भी शामिल था और जिसे बाद में ग्वांटानामो बे जेल में रखा गया। शुरुआत में उसामा बिन लादेन ने इस हमले से इनकार किया था, लेकिन बाद में
2004 के अमेरिकी चुनावों के दौरान उसने एक टेप जारी करके इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उन कारणों का आता है जिन्हें उसामा ने उस टेप में गिनाया था। आखिर कोई इतने बेगुनाह लोगों की जान क्यों लेना चाहेगा? इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है और यहाँ हमें बहुत ही तटस्थ होकर डॉक्यूमेंट्री में दी गई जानकारी का विश्लेषण करना होगा। ओसामा बिन लादेन ने 2004 के अपने टेप में अमेरिका पर हमला करने के कई भू राजनीतिक कारण गिनाए थे। जैसे कि उसने मिडल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते दखल, इजराइल को दिए जाने वाले अमेरिकी समर्थन और लेबनान व चेचनिया में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अपराधों में अमेरिका की भूमिका का जिक्र किया। इसके अलावा इराक पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों और सऊदी अरब की पवित्र जमीन पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी को भी उसने एक बड़ा कारण बताया। यहाँ ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि हम या हमारा स्रोत इन हिंसक विचारों या आतंकवादी कृत्यों का कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से वो जानकारी सामने रख रहे हैं जो ओसामा ने अपने टेप में दुनिया के सामने रखी थी। उसका मुख्य तर्क ये था कि दुनिया भर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इसीलिए अल-कायदा अमेरिका को उसी की भाषा में एक सबक सिखाना चाहता था। और देखिए, इसी सबक सिखाने की हिंसक मानसिकता ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, युद्ध के मैदानों या दो देशों की दुश्मनी तक सीमित नहीं रहा। नहीं, इसने तो आम लोगों की जिंदगी बदल दी। बिल्कुल, इसने एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को, उसके बुनियादी अधिकारों को रातों रात पलट दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम 2001 से पहले के हवाई सफर को देखें तो वो आज के मुकाबले बिल्कुल एक अलग दुनिया थी। एकदम अलग। उस दौर में हवाई अड्डे पर उड़ान से सिर्फ 15-30 मिनट पहले पहुंचना काफी होता था। परिवार के लोग आपको गेट तक छोड़ने जा सकते थे। सुरक्षा जांच के नाम पर किसी शॉपिंग मॉल जैसे साधारण मेटल डिटेक्टर हुआ करते थे। सोचिए आज ये सब कितना अजीब लगता है। हाँ, लेकिन 9/11 के बाद की दुनिया, फुल बॉडी स्कैन, बेल्ट और जूते उतारना, लैपटॉप को बैग से बाहर निकालना और तरल पदार्थों पर सख्त रोक। 2002 के अंत तक पूरे अमेरिका में और फिर दुनिया भर में विस्फोटक पकड़ने वाले आधुनिक सिस्टम लगा दिए गए। और उसके बाद कॉकपिट के नियम भी तो बदल गए। सही कहा। 2003 में तो स्थिति ये आ गई कि विमान के पायलटों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तक दिए जाने लगे और कॉकपिट के दरवाजों को इतना मजबूत कर दिया गया कि उन पर छोटे हथियारों या ग्रेनेड का भी कोई असर ना हो। अब यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछे। करने वाली बात यह है कि कीमत सिर्फ हवाई अड्डे पर बेल्ट उतारने या पानी की बोतल बाहर फेंकने तक सीमित नहीं थी। कीमत बहुत बड़ी थी। मतलब और क्या छिन गया हमारा? वो थी हमारी बुनियादी आजादी और निजाता का पूरी तरह से खत्म हो जाना। डॉक्यूमेंट्री में पेट्रियट एक्ट का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया गया है। पेट्रियट एक्ट? हाँ, उसके बारे में काफी हंगामा हुआ था। बिल्कुल। 9/11 के हमले के महज 6 हफ्ते बाद, जब पूरा देश सदमे में था, अमेरिकी संसद ने भारी जल्दबाजी में ये कानून पास कर दिया। कई सांसदों ने तो इस सैकड़ों पन्नों के बिल को पूरा पढ़ा तक नहीं था। बिना पढ़े ही पास कर दिया। हाँ, कोई खास बहस नहीं हुई, कोई संशोधन नहीं हुए। इस एक कानून ने अमेरिकी सरकार को अपने ही नागरिकों की जासूसी करने की असीमित और अकल्पनीय शक्तियां दे दी। असीमित शक्तियां? यानी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर सरकार ने खुद एक ऐसा सिस्टम बना लिया जहां हर आम नागरिक बिना किसी सबूत के एक संदिग्ध बन गया। क्या वे बिना किसी को बताए किसी के भी घर की तलाशी ले सकते थे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस कानून के तहत न्यायपालिका, जो सरकार की शक्तियों पर लगाम रखती है, उसकी ताकत को बहुत सीमित कर दिया गया। सरकार गुप्त रूप से किसी की भी किताबें, मेडिकल रिकॉर्ड, वित्तीय कागजात और दस्तावेज खंगाल सकती थी। ये तो सीधे सीधे प्राइवेसी का हनन है। इसे समझने के लिए एक उपमा लेते हैं। ये ऐसा था जैसे सरकार ने हर नागरिक के घर के अंदर, उसके फोन के अंदर एक अदृश्य कैमरा लगा दिया हो। और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि डर का फायदा उठाकर इस कानून का इस्तेमाल आतंकवादियों को पकड़ने से ज्यादा सरकार के विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जाने लगा। अच्छा। हाँ, जो भी सरकार की नीतियों से असहमत होता, उसे इस कानून का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता। ये तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खौफनाक स्थिति है, जहां नागरिकों को पता ही नहीं है कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। और ये बात सिर्फ एक शक या कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं थी। 9/11 के लगभग 12 साल बाद एडवर्ड स्नोडन नाम के एक विसल ब्लोअर ने इस पूरी तकनीकी सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। हाँ, स्नोडन का खुलासा तो पूरी दुनिया में आग की तरह फैला था। उसने खुलासा किया
कि कैसे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA बिना किसी वारंट, बिना किसी ठोस सबूत और बिना लोगों को बताए रोजाना लाखों ग्राहकों के फोन का मेटा डेटा जमा कर रही थी। मेटा डेटा मतलब कॉल रिकॉर्डिंग्स? नहीं, मेटा डेटा का मतलब है कि सरकार शायद ये नहीं सुन रही है कि दो लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि फोन किसने किया, किसे किया, कितनी देर बात हुई और उस वक्त वे दोनों किस लोकेशन पर थे। बाप रे, ये तो और भी खतरनाक जानकारी है। बिल्कुल, इस जानकारी से किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी का एक सटीक और गहरा खाका खींचा जा सकता है। सरकार इंटरनेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। मतलब आतंकवाद के डर ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बना दिया जहां जनता ने खुद अपने ही हाथों से अपने अधिकारों को सरकार के हवाले कर दिया। और ये डर सिर्फ प्राइवेसी के छीनने तक नहीं रुका, इस डर ने नफरत का एक बिल्कुल नया और विभत्सा रूप ले लिया। सही कह रहे हैं आप। डॉक्यूमेंट्री में इसके बाद अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध या वॉर ऑन टेरर के दूसरे पहलू की बात की गई है। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। मकसद था उन आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करना। ये युद्ध 20 सालों तक चला। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ, और इसमें अमेरिका के खरबों डॉलर यानी ट्रिलियन डॉलर्स पानी की तरह बहा दिए गए। अनगिनत अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और उससे भी कहीं ज्यादा बेगुनाह अफगान नागरिक इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। इसके बाद यही नहीं रुका, सामूहिक विनाश के हथियारों का हवाला देकर इराक पर भी हमला किया गया। और आखिरकार एक लंबे अभियान के बाद मई 2011 में उसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। लेकिन देखिए, विदेशी जमीन पर जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसका एक गहरा साया अमेरिका के अंदर भी तेजी से फैल रहा था। एक ऐसा साया जिसने वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों का जीवन नरक बना दिया। आप यहाँ जीनोफोबिया की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। 9/11 के तुरंत बाद अमेरिका में एक नई तरह की जीनोफोबिया यानी विदेशियों या अलग दिखने वाले लोगों से डर और नफरत की लहर दौड़ गई। इसका सबसे बड़ा और सीधा शिकार बने दक्षिण एशियाई, मुसलमान और सिख समुदाय के लोग। ये बहुत ही शर्मनाक दौर था। सच में, उस दौर के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2001 में ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भरे हमलों यानी हेट क्राइम्स के सैकड़ों मामले दर्ज किए गए। लेकिन बात सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं थी। डर में अंधे हो चुके कई कट्टर राष्ट्रवादियों को एक सिख की पगड़ी और दाढ़ी और उसामा बिन लादेन की पगड़ी और दाढ़ी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता था। अज्ञानता, नफरत और डर का ये सबसे घातक मिश्रण था जिसने समाज के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बलबीर सिंह सोधी की दर्दनाक घटना इस अज्ञानता का सबसे बड़ा और रुला देने वाला उदाहरण है। 15 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के महज 4 दिन बाद बलबीर सिंह सोधी ने 9/11 के पीड़ितों की मदद के लिए पैसे दान किए थे। वही ना, वो खुद मदद कर रहे थे। हाँ, और वो एरिजोना में अपने गैस स्टेशन के बाहर शांति से फूल लगा रहे थे। तभी फ्रैंक रोके नाम का एक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बलबीर सिंह की पगड़ी और दाढ़ी देखकर उसे लगा कि वे एक आतंकवादी हैं। ये कितना दुखद है। इस एक घटना ने पूरे सिख और दक्षिण एशियाई समुदाय में इतना खौफ पैदा कर दिया कि सुरक्षा के डर से कई सिखों ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और पगड़ी पहनना छोड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये एक पूरे समाज के मानसिक पतन का प्रतीक था। बिना किसी सबूत के लोगों की गिरफ्तारियां होने लगीं, मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हुआ, लोगों को गुप्त जेलों में प्रताड़ित किया गया। ये सब लोकतंत्र के नाम पर हो रहा था। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि खौफ में जी रही अमेरिकी जनता इन सब चीजों का आंख मूंद कर समर्थन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी और टॉर्चर आतंकवाद से लड़ने के लिए जरूरी और पूरी तरह से जायज है। इस दमघोटू स्थिति को बॉलीवुड की फिल्म न्यूयॉर्क में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया था, जिसका जिक्र इस विश्लेषण में भी आता है। वो फिल्म बहुत गहराई से दिखाती है कि कैसे 9/11 के बाद आम बेगुनाह लोगों की जिंदगियां सिर्फ शक के आधार पर तबाह कर दी गईं
और जब बेगुनाहों को प्रताड़ित किया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े नजरिए से देखें तो इस त्रासदी और हमारी आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सबक यहीं छिपा है। चरमपंथ से सिर्फ चरमपंथी पैदा होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। सही बात है। ओसामा ने कहा कि वो अमेरिका द्वारा मिडिल ईस्ट में किए गए हमलों और बेगुनाहों की मौत का बदला ले रहा है। उसने अमेरिका पर हमला किया और हजारों बेगुनाहों को मार दिया। फिर अमेरिका ने कहा कि वो 9/11 का बदला लेगा और आतंकवाद को खत्म करेगा। उसने अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया, जहां फिर से हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, उनके घर उजड़ गए। और फिर उन देशों में जो बेगुनाह मारे गए, जिनके परिवार खत्म हो गए, उन्होंने सोचा कि वे अमेरिका से बदला लेंगे और वे लोग नए सिरे से आतंकवादी संगठनों से जुड़ गए। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला नफरत का चक्र है, एक ऐसा भंवर जिसमें दुनिया बस नीचे की तरफ ही गिरती जा रही है। इस भंवर का कोई अंत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में जब एक आतंकवादी मारा जाता है तो सैन्य अभियान में आम लोगों के साथ हुए अन्याय से कई नए आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। वही तो सबसे बड़ा खतरा है। यही कारण है कि 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बावजूद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि इराक और सीरिया की राख से आईसिस जैसे नए और शायद पहले से भी ज्यादा क्रूर संगठन उभर कर सामने आ गए। नफरत की आग को कभी भी नफरत या हथियारों से नहीं बुझाया जा सकता। अंधीन चक्र बनाती है, एक ऐसा चक्र जो पीढ़ियों तक चलता है और हर बार पहले से ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। और दूसरा क्या? और दूसरा सबक ये है कि समाज को कभी भी डर में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो असलियत देखना ही बंद कर दे। हमें कभी भी अपनी सरकारों को आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आम लोगों का शोषण करने, उनकी निजता छीनने और मानवाधिकारों का हनन करने की खुली छूट नहीं देनी चाहिए। सही कहा। जब कोई समाज डर के साए में अपने बुनियादी अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य छोड़ लेता है तो वो अनजाने में उसी आतंकवादी के मकसद को पूरा कर रहा होता है, जिसका मुख्य लक्ष्य ही उस समाज के ढांचे और आजादी को तोड़ना था। एकदम सही बात किया आपने। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमने देखा कि अमेरिका ने 20 साल लंबा युद्ध लड़ा, खरबों डॉलर खर्च किए, दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर सेना झोंक दी और 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार भी गिराया। पर क्या सब ठीक हो गया? वही ना, इतना सब होने पर भी आईसिस जैसे नए और ज्यादा खतरनाक संगठन पैदा हो गए। सोचने वाली बात यह है कि क्या बंदूकों, ड्रोन, सर्वेलेंस कैमरों और पारंपरिक युद्ध के तरीकों से उस कट्टरपंथी विचारधारा को कभी भी खत्म किया जा सकता है, जिसकी नींव ही बदले और नफरत के इस अंधीन चक्कर पर रखी गई हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इसीलिए अगली बार जब हवाई अड्डे की उस लंबी लाइन में खड़े होकर जूते उतारने की नौबत आए तो उस असुविधा से परे उन अदृश्य घावों और इतिहास के उस खौफनाक चक्र के बारे में जरूर सोचिएगा जिसने इस पूरी दुनिया को यहाँ तक पहुँचाया है।